एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। देखिए, थ्योरी आपने बहुत पढ़ ली है। अब मैंने 4-5 यूनिट के जो नए टॉपिक थे, 1-2-3 में तो पुराने ही थे, जो 4-5 थे उनकी नई वीडियोस, आप नए टॉपिक्स की वीडियोस बना दी थी। आई होप आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लें चैनल पर जाके उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो पूरा ध्यान रहेगा वो अपनी प्रैक्टिस पर रहेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही क्वेश्चन के बारे में क्लियरिटी आती रहेगी कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे हमें उन्हें टैकल करना है। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज के अपना प्रैक्टिस सेट। तो जो पहला हमारा सवाल है, FLN मिशन 1 डैश है। ऑप्शन है सार्वजनिक पहल, स्कूली पहल, राष्ट्रीय पहल, राजकीय पहल। तो देखिए, FLN जो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, ये जो हमारा मिशन है वो ना तो स्कूली तो पर चल रहा है, ना ये राज्यों का है। ये तो एक पूरा ही आपको पता है राष्ट्रीय पहल है, यानी कि पूरा एक राष्ट्रीय मिशन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा, ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। चलिए, अगला जो सवाल है, FLN मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे डैश के डैश कक्षा तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल को प्राप्त करें। तो ऑप्शन है हमारे पास कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 2 और कक्षा 1। तो ये कह रहा है कि FLN मिशन में कौन सी क्लास तक ये कहा गया है कि बच्चे को अच्छे से पढ़ना आ जाए, यानी कि उसकी जो बुनियादी बच्चे को अच्छे से पढ़ना आ जाए, अच्छे से उसको संख्याओं का ज्ञान हो जाए, जो संख्या पूर्व अवधारणाएं होती हैं उनके बारे में बच्चे को अच्छे से पता हो। ठीक है, तो ये कौन सी कक्षा तक काम हो जाना चाहिए? तो FLN में कहा गया है कि कक्षा 3 तक हमारा काम हो जाना चाहिए कि बच्चा अच्छे से पढ़ ले और उसको संख्या का जो है, संख्याओं का ज्ञान उनसे पहले, और जो उसमें केवल संख्या ही नहीं आती, उसमें ये भी है कि भाई जो बच्चे जो हैं वो आकृतियों के बारे में जान ले। इस तरह के छोटे छोटे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, संख्यात्मकता का मतलब आप केवल गिनती ही न माने। चलिए, अगला देख लीजिए, FLN मिशन में दिशा निर्देश किसने दिए हैं? ऑप्शन है हमारे पास KVS ने, नवोदय ने, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने, CBSE ने। तो देखिए, A और B तो है ही नहीं, तो B, C और D में से जो हम है ऑप्शन सही हमारा, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ये दिशा निर्देश हमारे दिए हैं। ठीक है, अगला देखिए, सरकार में ECCE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है पालनाघर, आंगनबाड़ी, बाल देखभाल केंद्र, प्री स्कूल केंद्र। तो देखिए, ICDS जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस सेंटर्स होते हैं, और ये ECC जो है ना, इसके अंतर्गत ये जो केंद्र काम कर रहे हैं, ये पूरे विश्व में ये सबसे बड़ी स्कीम है ECCE, जो 6 वर्ष तक के बच्चों को भोजन मतलब खाने का प्रबंध करती है। ये आंगनबाड़ी में पहले यही काम था, लेकिन अब ये जो है इसमें बच्चों की एजुकेशन भी जोड़ दी गई है। तो ये जो ICDS जो है, इनका दूसरा नाम आंगनबाड़ी, आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए, अगला जो हम, या फिर ऐसा भी आ जाए कि आंगनबाड़ी का दूसरा नाम क्या है, ICDS। तो ये आप दोनों मतलब इसको कनेक्ट कर लीजिए। दक्षता आधारित जो शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, पूरा वर्ष या फिर वार्षिक। तो देखिए, दक्षता आधारित जो शिक्षा है, कम्पेटेंसी बेस्ड एजुकेशन, उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ दक्षताएं होती हैं। ठीक है, कुछ दक्षताएं होती हैं ऐसे जो दक्षताएं होती हैं उस इसमें जो दक्षता आधारित शिक्षा है, इसमें यही खास बात है कि जो बच्चा है, हर एक कक्षा का ऐसा भी हो सकता है कि हर एक बच्चा अलग दक्षता पर हम उसके काम कर रहे हों। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पर इसका एग्ज़ाम नहीं होता, पर्टिकुलर डेट में इसका एग्ज़ाम नहीं होता, ना 3 महीने पर होता है, ना 6 महीने पर होता है, पूरा वर्ष भर इसका हम आकलन कर सकते हैं। जो दक्षताएँ दी होती हैं, जैसे कि कक्षा 4 और 5 में NCERT ने 14 दक्षताएँ, सॉरी 16 दक्षताएँ निर्धारित की हैं, और कक्षा 3 तक 14 दक्षताएँ हिंदी और मतलब लैंग्वेज और मैथ्स में। तो उनको उन पर जब आप काम करते हैं, हर एक बच्चे का इंडिविजुअल चलता रहता है, तो वो पूरे वर्ष ये काम चलता रहता है। तो इसका ऑप्शन होगा C।
बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीकों के नाम बताइए। अब ये कौन सी आवश्यकताओं की बात कर रहा है? ये वो आवश्यकताएं जो बच्चों को सीखने में मदद करती हैं, यानी कि बच्चा कैसे सीखेगा, उसे किस किस चीज़ की ज़रूरत है सीखने के लिए, ये उन आवश्यकताओं की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली जानना। बी ऑप्शन है रुचि पसंद परिवार की पृष्ठभूमि। सी है रुचि पसंद स्वास्थ्य की जानकारी, या फिर रुचि स्वास्थ्य की जानकारी सीखने की शैली। तो देखिए, अगर हम बच्चे की पसंद रुचि जान ले, पसंद जान ले, और बच्चा किस टाइप से सीखता है, उसके सीखने का जो तरीका है वो हमें समझ आ जाए, तो यानी कि हम बच्चे को सिखा सकते हैं। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ कि हमें 3 आवश्यकता हमारी होती है, रुचि पसंद जानना और सीखने के, उसको वो सीखेगा कैसे, वो अगर हमें पता चल गया तो उसकी आवश्यकताओं का हमें पता चल गया कि हमें क्या आवश्यकता है इसे सिखाने के लिए। ये आवश्यकता सिखाने वाली बात हो रही है। चलिए अगला जो है, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? देखभाल करने वाला, सहायक, या फिर सहभागी बनाना। तो देखिए ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। अब जो है शिक्षक की भूमिका एक सहायक की, एक मार्गदर्शक की होती है। ठीक है, ये तो इसमें कुछ, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बच्चों की रुचि जानना, इसके अंतर्गत कौन सी रुचियाँ आती हैं? ऑप्शन है हमारे पास पहले से मौजूद रुचि और संभावित रुचि, या फिर सृजनात्मक रुचि, संभावित रुचि, पहले से मौजूद रुचि, अतीत की रुचि, पहले से मौजूद रुचि और सृजनात्मक रुचि। देखिए, पहले से जो मौजूद रुचि है और संभावित रुचि, यानी कि एक जो टीचर है उसका काम क्या होता है कि जो बच्चे में इंटरेस्ट है वो तो दिखते ही है, लेकिन फिर भी कहीं कहाँ गुंजाइश है, कहाँ संभावना है थोड़ी सी कि किसी और इंटरेस्ट को उसके डेवलप किया जा सके। अब देखिए, अगर हम एक तो जो इंटरेस्ट होता है वो तो दिखाई देता है बच्चों का, लेकिन कहीं हमें थोड़ी बहुत गुंजाइश अगर दिख रही है कि हाँ बच्चा ये भी कर सकता है, तो जो उसकी संभावना है कि हाँ इसमें भी से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है, उसको भी डेवलप करने का काम हमें करना चाहिए, जिससे कि हो सकता है वो उसी संभावना में उसी इंटरेस्ट में बच्चा काम करके आगे निकल जाए अपनी ज़िंदगी में, है ना। तो ये हमें जो बच्चे के अंदर जो भी संभावना हमें नज़र आती है उस पर काम करना पड़ता है, और जो उसमें इंटरेस्ट है वो तो दिखाई देता ही है। तो अगर हम इन दोनों पर काम करें तो बच्चा कहीं ना कहीं ज़रूर सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, अगला जो है, विद्यालय विकास योजना में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण, 3, 5, 7। तो ये जो विद्यालय विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, इस पर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। अगर आपने देख ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख लीजिए। वो बिल्कुल बेस्ट तरीके से मैंने आपको समझा रखा है कि विद्यालय विकास योजना क्या होती है। इसमें 3 चरण होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें क्या क्या होता है। इसमें 3 चरण होते हैं। पहला तो होता है योजना बनाना, यानी कि प्लानिंग करना। दूसरा होता है उसको क्रियान्वयन यानी कि एग्जीक्यूट करना, और तीसरा होता है उसको अनुसरण या मूल्यांकन करना, मॉनिटरिंग करना और उसका इवोल्यूशन करना। सबसे पहले इसमें प्लानिंग बनती है, उसके बाद देखिए उसे लागू कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग आपने करी और उसे ठंडे बस्ते में रख दिया, नहीं, उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। ठीक है, तभी हमें रिजल्ट आएंगे। अब एग्जीक्यूट भी कर दिया, लेकिन ना तो हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना उसका इवोल्यूशन कर रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा कि हाँ ये हमने जो किया था, जो प्लानिंग की थी, ये सही थी? पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल लास्ट में अगर 3 साल के लिए बन रही है तो 3 साल बाद देखेंगे कि क्या रिजल्ट आया, नहीं, आप टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करेंगे। टाइम टू टाइम में ऐसा नहीं कि रोज़ देख रहे हैं, अपने जो हमारे छोटे छोटे गोल्स होते हैं उनको सेट कर लेते हैं कि 6 महीने बाद हम देखेंगे, है ना। तो इसको पूरा समझने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देख ले। तो इसका जो ऑप्शन है, हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, 3 चरण होते हैं। चलिए, विज़न निर्माण कितने वर्षों के लिए किया जाता है? ये भी SDP स्कूल डेवलपमेंट प्लान का ही एक हिस्सा है, विज़न निर्माण। ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा उसमें ही। देखिए, विज़न निर्माण क्या होता है? विज़न क्या होता है कि हम अपनी संस्था को, अपने विद्यालय को और अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, वो हमें विज़न बनाना पड़ता है। इसमें SDP में जो स्टेप्स होते हैं ना, उनमें ही एक स्टेप आता है। अब कितने वर्षों के लिए बनती है? ये बनती है 3 वर्षों के लिए, कि हम 3 वर्ष बाद अपने आप को, अपनी संस्था को कहाँ देख रहे हैं। तो विज़न निर्माण किया जाता है 3 वर्षों के लिए। NEP के विकास के लिए जो समिति आई थी, कमिटी फॉर इवोल्यूशन, इसके अध्यक्ष कौन थे?
टी.एस. सुब्रमण्यम, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, आचार्य राममूर्ति या फिर प्रोफेसर यशपाल। तो देखिए ये दो तो आपको लगेगा कि नहीं है, लेकिन आप इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं। इन दो ऑप्शन में हमेशा ऐसा ही मिलेगा, दो ऑप्शन कंफ्यूजिंग मिलेंगे। तो देखिए ये जो है टी.एस. सुब्रमण्यम, ये हमारे एवोल्यूशन कमेटी के थे चेयरमैन, और ये थे हमारे ड्राफ्ट कमेटी के। तो अगर ड्राफ्ट की बात आएगी कस्तूरीरंगन आप ऑप्शन में के साथ जाएंगे, और ये टी.एस. सुब्रमण्यम, इसका आंसर हम देंगे टी.एस. सुब्रमण्यम। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? तो ऑप्शन है हमारे स्थानीय संबंध बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि। इसमें भी देखिए दो ऑप्शन हमें एक जैसे लगे, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये दोनों ही हार्वर्ड गार्डनर की जो 9 बहुबुद्धि हैं उनमें से है हमारी। तो ये जो होते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति, ये इस तरह के होते हैं जो खुद में खोए रहते हैं, दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं रखते और खुद ही अपनी इनकी दुनिया होती है। इस तरह के लोग आगे जाके कवि बनते हैं, या फिर वो होते हैं दार्शनिक, लिटरेचर में निकल जाते हैं अधिकतर, है ना। देखिए जो और इंटरपर्सनल जो व्यक्ति होते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों की भावनाओं को और इच्छाओं को, उनके दुख दर्द को समझते हैं। और मतलब ये देखो, ये संभावनाएं होती हैं, ऐसा ऐसा है नहीं कि 100% ऐसा ही होता है, लेकिन ये संभावनाएं होती है कि इस तरह के लोग इस फील्ड में जाएंगे। और इस तरह के लोग जो होते हैं अंतरावैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले जो लोग होते हैं, वो डॉक्टर, नेता, टीचर, वो सब बनते हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, क्योंकि वो जो है बच्चा दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझ रहा है। तो हो सकता है बड़ा होके डॉक्टर बन जाए या फिर टीचर बन जाए। चलिए खैर, अगला जो क्वेश्चन है, निपुण भारत लक्ष्य के अंतर्गत कक्षा 3 का बच्चा भाषा के कितने शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता है? 45 से 60 शब्द, या फिर न्यूनतम 60 शब्द, न्यूनतम 70 शब्द, या 4 से 5 सरल शब्दों के वाक्य? तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 4 से 5 सरल शब्द, ये कक्षा 1 का भाषा का लक्ष्य है, निपुण लक्ष्य है। ठीक है, ये कक्षा 2 का है, और ये है हमारा कक्षा 3 का, क्योंकि हमने क्वेश्चन में पूछा है कक्षा 3 का बच्चा, तो वो जो है न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ ले, ये हमारा निपुण भारत लक्ष्य है भाषा में। इसी तरह गणित में भी लक्ष्य है। अगर आपको ये सारे अच्छे से देखने हैं तो निपुण भारत वाली जो मेरी वीडियो है, अगर आपने देखी नहीं है तो उसको ज़रूर देख लें, उसमें सारे लक्ष्य मैंने लिखे हुए हैं, बताए हुए हैं, तो उसको आप ज़रूर देख लें। एनसीएफ 2005 में कितने मार्गदर्शक सिद्धांत हैं? ऑप्शन है हमारे पास 4, 6, 7 या फिर 5। तो इसका ऑप्शन है 5। कितने हैं? अरे 5। तो पहला क्या है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। पहला जो है कि ज्ञान जो है उसको, विद्यालय का जो ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से हमें जोड़ना है। ऐसा नहीं कि स्कूल का हमारा अलग चल रहा है, बाहर अलग चल रहा है, उन दोनों को ना रिलेट करना है। दूसरा है हमारा कि जो रटने की हमारी जो पद्धति है, विधि है, उसको बिल्कुल हतोत्साहित करना है। मतलब उसको बिल्कुल नहीं, उस बच्चे को ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं करानी है कि आप याद करें, रटें उसे। ठीक है। तीसरा जो है वो है कि जो हम बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, किसी एक दिशा में नहीं, होलिस्टिक समग्र रूप से वो विकसित हो। नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है सिद्धांत कि जो हमारी परीक्षाएं हैं वो लचीली हो, यानी कि जो मैंने अभी बताया ना आपको दक्षता आधारित, कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल टाइम बाउंडेड हो कि इस टाइम पे, इस दिन, इतने घंटे में आपको पेपर देना है। नहीं, आपका जो आकलन है वो वर्ष भर चलता रहे। ये होता है हमारा। अच्छा, नंबर 4 में। नंबर 5 में क्या है कि जो ऐसी बच्चे की ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए कि वो जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, ठीक है, उसको पोषण दे, यानी कि उसको कहना चाहिए, यानी कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है ना वो इस तरह से हो कि वो जो प्रजातांत्रिक जो हमारा ये डेमोक्रेसी जो पूरा सिस्टम है, इसमें वो देश की जो, मतलब एक तरह से उसमें राष्ट्र की जो चिंताएं हैं, देशभक्ति की भावना हो, सीधे शब्दों में। ठीक है, तो 5वां जो है हमारा देशभक्ति की, मतलब वो देश के बारे में सोचे, उसके बारे में चिंता करे, तब वो और डेमोक्रेसी को समझे। चलिए अगला जो है, बच्चों में संबंधित किस एक्ट के मामले की सुनवाई विशेष अदालत में होती है?
ऑप्शन है BLSA एक्ट, ITPA एक्ट, पॉक्सो एक्ट, JJ एक्ट। तो BLSA एक्ट क्या है? बाउंडेड लेबर सिस्टम वाला। कहाँ गया? हाँ ये रहा, है ना। ये जो एक्ट है ये है बाउंडेड लेबर सिस्टम एक्ट, ये जो बंधुआ मजदूरों वाला था। ITPA है, ये है जो बच्चों की वो खरीद फरोख्त होती है ना, वो वाला एक्ट है हमारा। अनैतिक व्यापार अधिनियम जिसे कहते हैं, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट हमारा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। और JJ एक्ट जो है हमारा वो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो इनमें से जो विशेष काम होता है वो पॉक्सो एक्ट में होता है। ये इसमें जो भी इसके मामले होते हैं ना पॉक्सो एक्ट से संबंधित, वो विशेष अदालतों में चलते हैं जो बिल्कुल गुप्त रहते हैं और रिकॉर्डिंग इनमें होती है। अगर आपको ये सारे एक्ट देखने हैं, इनकी भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको ज़रूर देख लें, उनको आपको सारे एक्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। ECCE की अवधि क्या है? 3 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 3 से 8 वर्ष या फिर 0 से 8 वर्ष। तो देखिए ECCE जो है हमारा 0 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाया गया है। इसमें जो हमारे बच्चे हैं शुरू के मतलब 3 साल तक, उनके तो खान पान की व्यवस्था है और उसके बाद 3 से 8 वर्ष की खान पान के साथ साथ पढ़ाई को भी जोड़ दिया गया है। ECC पर भी पूरी वीडियो है, उसको भी अगर आप देख लें तो आपको पूरा ECC क्लियर हो जाएगा कि किस वर्ष में हमें क्या करना है। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रिंट चेतना से आप क्या समझते हैं? प्रिंट चेतना, प्रिंट चेतना का अर्थ बच्चा चित्रों से सीखता है या फिर चित्रों को देखकर समझ विकसित आ जाती है उसमें, या बच्चा जो है लिखे हुए शब्दों को पढ़ना चाहता है या चित्रों के अनुसार शब्द लिखना चाह रहा है। देखिए प्रिंट चेतना ये एक नया शब्द आपके लिए हो सकता है। प्रिंट चेतना, जब बच्चों को ये लगे कि लिखे हुए शब्द को पढ़ा जा सकता है और पढ़े हुए शब्द को लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब उसके अंदर प्रिंट चेतना आ गई है, ठीक है। ये ऐसा लगता है प्रिंट चेतना से कि हम चित्रों के बारे में बात करें, नहीं, हम ये इसमें ये डेवलप हो जाता है बच्चे में कि जो दीवार पर लिखा है अच्छा मैं इसे बोल भी सकता हूँ, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैं कॉपी में लिख भी सकता हूँ। जब बच्चे को ये पता चल जाए कि लिखे हुए शब्द बोले जा सकते हैं, बोले हुए शब्द लिखे जा सकते हैं, तो यानी कि उसमें प्रिंट चेतना डेवलप हो गई है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन का एक सेट था। सभी यूनिट से क्वेश्चन लेने की मैंने कोशिश की है, आगे भी इस तरह के मिक्स क्वेश्चन आते रहेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।